हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों। विज्ञान एक्सप्रेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। और आज का वीडियो हम लोग शुरू करें उससे पहले हर बार की तरह आप लोगों के लिए कुछ चंद पंक्तियां। जीतने वाले कुछ अलग चीज़ें नहीं करते, बस वो चीज़ों को अलग ढंग से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। तो आप लोग भी कोई भी चीज़ करें उसको बिल्कुल प्लान्ड वेनर के अंदर अलग से करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा हर काम के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है फिर से एक बहुत अच्छा टॉपिक जो कि बायोलॉजी की बैकबोन है, एंड दैट इज़ द डीएनए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, है ना। और इसके ऊपर आज हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। नाउ पहला क्वेश्चन है सी डीएनए। सी डीएनए क्या होता है? पहले तो आपको ये बता दूं कि सी डीएनए का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सी डीएनए का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सी डीएनए मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, है ना। क्लियर है? सी डीएनए का मतलब क्या होता है? ये स्मॉल सी डीएनए का ऐसे लिखते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसे बनता है? ठीक है, तो याद रखना, दिस डीएनए इज फॉर्म्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन राइट। दिस डीएनए इज फॉर्म्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये जो डीएनए बनता है किससे बनता है? दिस डीएनए इज फॉर्म्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना, ऑन आरएनए टेम्पलेट। मतलब आरएनए टेम्पलेट पर क्या बनता है? आरएनए टेम्पलेट से क्या बनता है? सी डीएनए बनता है। मतलब कहने का है कि नॉर्मली तो क्या होता है, नॉर्मली तो आपने देखा है कि डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है, राइट। एमआरएनए बनता है। ये तो होता है क्या चीज? ट्रांसक्रिप्शन। राइट, ये तो ट्रांसक्रिप्शन होता है। लेकिन सोचो जरा, यदि एमआरएनए से यदि डीएनए बन जाए, एमआरएनए से यदि डीएनए बन जाए, राइट, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पर तो क्या हो रहा था? डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करता है और आरएनए बनता है। यहां पर एमआरएनए टेम्पलेट की तरह क्या करेगा? काम करेगा। यहाँ पर एमआरएनए टेम्पलेट की तरह काम करेगा और एमआरएनए नाम के टेम्पलेट पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए बनेगा उसको हम क्या कह रहे हैं? ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं? सी डीएनए के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। और ये जो है, जिस एंजाइम की प्रेजेंस में ये होता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, है ना, राइट। इसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। अच्छा, याद रखना, एक और चीज़ बता दूं आपको कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसके बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था वो कौन था? टेमिन एंड बाल्टीमोर। टेमिन और बाल्टीमोर ने बताया था, ठीक है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। इसीलिए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हम टेमिनिज्म के नाम से भी जानते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हम क्या कहते हैं? टेमिनिज्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, सी डीएनए, क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और सी डीएनए का जो यूज़ है वो आजकल किस में होता है? जो सी डीएनए लाइब्रेरीज होती है ना, आजकल सी डीएनए लाइब्रेरीज होती है, उसमें इसका क्या होता है? यूज़ होता है। उसमें क्या होता है? इसका यूज़ होता है, ठीक है ना। नाउ अब आ जाते हैं सी वैल्यू। पहले था सी डीएनए, अब क्या है? सी वैल्यू। सी वैल्यू क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ डीएनए। इट इज़ अमाउंट ऑफ डीएनए फाउंड इन हैप्लॉइड जीनोम of an organism। क्या कहा मैंने? इट इज अमाउंट ऑफ डीएनए
फाउंड इन हैप्लॉइड जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज अमाउंट ऑफ डीएनए फाउंड इन हैप्लॉइड जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हैप्लॉइड जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जैसे क्या, हैप्लॉइड जीनोम का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल गैमेट है ना, हैप्लॉइड जीनोम है ना। तो हैप्लॉइड जीनोम का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड जीनोम का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए फाउंड इन हैप्लॉइड जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हैप्लॉइड जीनोम का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो, हैप्लॉइड जीनोम का मतलब होता है बेटा, हैप्लॉइड जीनोम का मतलब होता है दैट इज हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्या हो, क्रोमोसोम हो, जिसमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हैप्लॉइड जीनोम कहेंगे। तो इट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए फाउंड इन हैप्लॉइड जीनोम। जैसे कि आप सब जानते हो गैमेट क्या है, गैमेट क्या है भाई, हैप्लॉइड सेल है। तो उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ डीएनए होगा, उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ डीएनए, वह क्या कहलाएगी, सी वैल्यू कहलाएगी। वह क्या कहलाएगी, सी वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन था सी डीएनए क्या था, ये है सी वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स बाय विच मेथड। आप सब जानते हो रेप्लिकेशन का मतलब समझते हो। रेप्लिकेशन का मतलब होता है, रेप्लिकेशन का मतलब होता है मेकिंग कॉपीज ऑफ इट्स ओन टाइप। अपने जैसी ही कॉपीज का निर्माण करना, अपनी जैसी कॉपीज का निर्माण करना। और आपको मालूम होना चाहिए कि डीएनए के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, प्रतिकृतेन। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब होता है डीएनए से क्या बनना, डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए से डीएनए का बनना। जैसे मान लीजिए कि ये डीएनए है, ठीक है, तो अब ये डीएनए क्या हो जाएगा, ऐसे सेपरेट हो गया, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। और इस स्ट्रैंड के ऊपर मान लीजिए ये पूरा नया डीएनए बन गया, और इसके ऊपर भी क्या बन गया, नया डीएनए बन गया, है ना। तो ये क्या हो गया, ये तो NC मतलब न्यू चेन, ये जो ब्लू कलर से है ये क्या है, NC मतलब न्यू चेन। और ये जो है अपना OC मतलब ओल्ड चेन, OC मतलब ओल्ड चेन। फिर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स बाय विच मेथड, तो याद रखना इसका आंसर जो होगा सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ये सबसे पॉपुलर मेथड है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यही तो क्वेश्चन था कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस मेथड से। वैसे तो बहुत सारे मेथड थे, लेकिन जो सबसे सक्सेसफुल मेथड है वो क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स बाय विच मेथड, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब कि अर्ध संरक्षी प्रतिकृतन विधि द्वारा, अर्ध संरक्षी प्रतिकृतन विधि द्वारा, प्रतिकृतन विधि द्वारा, अर्ध संरक्षी प्रतिकृतन विधि द्वारा, अर्ध संरक्षी प्रतिकृतन विधि द्वारा, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ये सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ डीएनए इज कंजर्व्ड इन ईच जनरेशन। हाफ ऑफ डीएनए इज कंजर्व्ड इन ईच जनरेशन, हाफ ऑफ द डीएनए हर जनरेशन में। ध्यान से सुना, सेमी कंजर्वेटिव मोड का मतलब ये होता है हर जनरेशन में पिछली पीढ़ी का 50% डीएनए कंजर्व हो जाता है। जैसे कि 100% का 50%, 50%, 50% का 50%, 25%, 25% का 50%, है ना। देखो 100% का 50%, 50%, 50% का 50%, 25%, 25% का 50%, 12.5%, 12.5% का 50%, 6.25%। तो इस तरीके से हाफ ऑफ द डीएनए इज कंजर्व्ड इन ईच जनरेशन। हर जनरेशन में पिछली जनरेशन का 50% डीएनए कंजर्व हो जाता है। इसी को हम सेमी कंजर्वेटिव मोड कहते हैं। जैसे देखो नया डीएनए बना ना, तो इसमें एक ओल्ड चेन है, एक नई चेन है।
इधर एक ओल्ड चेन है, एक नई चेन है, तो हाफ न्यू हाफ ओल्ड बनता है, तो 50% डीएनए कंजर्व हो गया ना। नेक्स्ट, वाई आर न्यूक्लिक एसिड नेम सो, न्यूक्लिक अम्ल को ये नाम क्यों दिया? तो देखो, न्यूक्लिक और एसिड ये नाम दिया ना, न्यूक्लिक एसिड को ये नाम क्यों दिया? पहली बात तो ये जान लो कि न्यूक्लिक एसिड कौन होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं भाई, है ना। एक कौन होते हैं, डीएनए, और दूसरा कौन होता है, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब ये पूछा गया कि ये नाम क्यों दिया, न्यूक्लिक अम्ल को ये नाम क्यों दिया गया, वाई दे आर नेम्ड सो। तो न्यूक्लिक का तो मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये जो एसिड होता है, एसिड क्यों दिया, एज इनके अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो कैसा होता है, एज दियर फॉस्फेट ग्रुप इज एसिडिक, इनके अंदर पाया जाने वाला जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। जैसे वो कौन सा है, H3PO4 इस रूप में होता है, H3PO4 है ना, H3PO4 ये क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। तो इनके अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो एसिडिक है, तो एसिडिक है, फॉस्फेट ग्रुप एसिडिक है तो एसिड कह दिया। और ये न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं इसलिए न्यूक्लिक एसिड। तो समझ में आया, आपको कोई पूछे कि न्यूक्लिक एसिड नाम क्यों दिया गया, क्योंकि पहली बात तो ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और इनके अंदर पाए जाने वाला जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, इनके अंदर पाए जाने वाला जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो कैसा होता है, दैट इज नॉन एज एसिडिक होता है। वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, इसलिए ऐसा हम लोग करते हैं। तो एज दियर ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप इज एसिडिक। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है और प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए कैसा होता है वो मैं आपको बता दूंगा। याद रखना, यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए हमेशा लीनियर होता है ना, और इधर प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसा होता है, सर्कुलर होता है। सर्कुलर बोले तो वृत्ताकार और लीनियर बोले तो रेखीय। और साथ के साथ जो यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो एटी रिच होता है। एटी रिच का मतलब होता है एडेनिन और थाइमिन की मात्रा, एडेनिन और थाइमिन की मात्रा ग्वेनिन और साइटोसिन से ज़्यादा होती है। एटी रिच का मतलब ये होता है। और इधर जो होता है, ये जो डीएनए होता है वो कैसा है, जीसी रिच होता है। जीसी रिच का मतलब है ग्वेनिन और साइटोसिन की मात्रा, ग्वेनिन और साइटोसिन की मात्रा एडेनिन और थाइमिन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो याद रखना, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में किस तरीके का डीएनए होता है वो क्लियर है। क्लियर, आगे बढ़े। नेम द लेफ्ट हैंडेड डीएनए। नाउ वॉटसन एंड क्रिक ने जो डिस्कवर किया था, वो तो बी डीएनए था, नॉर्मल डीएनए। लेकिन ये लेफ्ट हैंडेड डीएनए क्या है, तो ये थोड़ा सा स्पेशल है। लेफ्ट हैंडेड डीएनए को बोलते हैं जेड डीएनए, है ना। इसको लेफ्ट हैंडेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉइलिंग जो होती है वो कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। कॉइलिंग कैसी होती है इसके अंदर, कॉइलिंग एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज समझते हो ना, घड़ी की विपरीत दिशा में, जेड डीएनए। तो नेम द लेफ्ट हैंडेड डीएनए, कभी भी कोई पूछे कि लेफ्ट हैंडेड डीएनए कौन सा होता है, तो जेड डीएनए होता है। इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर रिच ने इसकी डिस्कवरी की। अलेक्जेंडर रिच ने डिस्कवर किया। ये वॉटसन एंड क्रिक से अलग डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक का डीएनए राइट हैंडेड डीएनए था, क्लॉकवाइज कॉइलिंग होती थी उसमें। ये जेड डीएनए है, इसके अंदर क्लॉकवाइज कॉइलिंग की जगह पर एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग होती है। नेक्स्ट, नेम द एंजाइम विच जॉइंस बिट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने वाला एंजाइम, है ना, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने वाला एंजाइम, या तो यूं कहें, या नेम द एंजाइम विच जॉइंस द बिट्स ऑफ डीएनए। जो डीएनए के टुकड़ों को जोड़े वो एंजाइम कौन सा, तो उसको जॉइनिंग एंजाइम कहते हैं। याद रखना, वह कौन सा होता है, जॉइनिंग एंजाइम होता है बेटा। और उस जॉइनिंग एंजाइम को मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे, उस जॉइनिंग एंजाइम को हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज,
है ना, क्या कहेंगे उसे, डीएनए लाइगेज के नाम से जानते हैं। तो जॉइनिंग एंजाइम कौन है, डीएनए लाइगेज। जो डीएनए के टुकड़ों को जोड़े, जो डीएनए के टुकड़ों को आपस में जोड़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइनिंग एंजाइम, यानी कि डीएनए लाइगेज एंजाइम। क्लियर। नेक्स्ट, नेम द एंजाइम विच कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। ऐसा एंजाइम जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटता है। जैसे मान लो एक सीक्वेंस है GAATTC CTTAAG, है ना, मान लीजिए। तो ये मान लो कि ये 5' है, ये 3' है, ये 3' एंड है, ये 5' एंड है ना, ये डीएनए। तो अब डीएनए को कट करने वाला, स्पेसिफिक लोकेशन से कट करने वाला, तो जैसे डीएनए को यहाँ से काटा, है ना, और एक डीएनए को यहाँ से काटा, तो डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से जो काटने वाला एंजाइम होता है, डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से, नेम द एंजाइम विच कट्स द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, पूछे कभी भी विशिष्ट स्थलों के ऊपर काटे, तो क्या कहोगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज़ भरपूर होता है, जानते हो ना, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उसमें इसका यूज़ होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मतलब कि सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स विच कट्स द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। क्लियर। डायमीटर और डबल हेलिक्स डीएनए, बी डीएनए। नॉर्मल जो डीएनए होता है, जो वॉटसन एंड क्रिक ने जो डिस्कवर किया था, वो बी डीएनए होता है ना, वो बी डीएनए। मेरा क्वेश्चन अभी केवल वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए डिस्कवर किया था, जो नॉर्मल डीएनए बी डीएनए है, उसके ऊपर है। तो डायमीटर ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए, डायमीटर ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए, डायमीटर ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए मतलब कि ये यदि डीएनए है, तो ये डीएनए की दो चेन्स के बीच में क्या है, डीएनए की दो चेन्स का डायमीटर कितना है, या ऐसे बना दूं, इन दोनों चेन्स को नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे बना दूं, G∼C, इधर क्या है, शुगर है, इधर शुगर है, इधर शुगर, इधर शुगर, और ये फॉस्फेट, है ना। तो डीएनए का डायमीटर क्या हुआ, ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन है, अरे भाई ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन है, ये एक दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन, और दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो डीएनए का डायमीटर का मतलब है फॉस्फेट से फॉस्फेट की दूरी है, ये एक चेन का फॉस्फेट और दूसरी चेन का फॉस्फेट, ये जो है वो डीएनए का डायमीटर हुआ। तो दिस इज डीएनए डायमीटर, और ये जो डीएनए का डायमीटर है वो जानते हो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। बी डीएनए की बात हो रही है, ना तो किसी जेड डीएनए की या ए डीएनए की। डीएनए बहुत तरह के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। मैं बात करूँ अभी प्योरली वॉटसन एंड क्रिक ने जिस डीएनए को डिस्कवर किया था, बी डीएनए। डायमीटर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो है ना, ये दिस इज 20 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड। इन साइंटिस्ट को पहचानिए, बहुत महान साइंटिस्ट है, राइट। डीएनए की डिस्कवरी, यानी कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड, स्पेशली न्यूक्लिक एसिड, वो भी कौन सा, पहला न्यूक्लिक एसिड जो इन्होंने डिस्कवर किया था इन वैज्ञानिक ने, क्योंकि क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है ना। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड, क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है हमेशा, लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड तो दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। जो डिस्कवर किया था, इन्होंने जो डिस्कवर किया था वो कौन था, डेट इज डीएनए था। तो ये जो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की, तो ये वाज फ्रेडरिक मिश्चर। फ्रेडरिक मिश्चर, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड की क्या की, खोज की। और किससे की, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम पस सेल्स। पस सेल्स समझते हो, मवाद सेल्स, मवाद कोशिकाएं। वो जब चोट लगती है तो मवाद पड़ जाता है ना कभी कभी, है ना। ही डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम पस सेल्स एंड कॉल्ड इट एज, जानते हो क्या नाम दिया था इन्होंने, न्यूक्लिन कहा था पहले, है ना। यही न्यूक्लिन आगे चलकर और ऑल्टमैन ने इनको न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया। तो हु डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड, एक्चुअली
न्यूक्लिक एसिड की जो डिस्कवरी का जो शेयर, न्यूक्लिन एक्चुअली क्या था, वो डीएनए था, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम फर्स्ट सेल्स एंड कॉल्ड इट एज न्यूक्लिन, यानी कि डीएनए। तो डीएनए की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है, न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है, वो किसको जाता है, फ्रेडरिक मिक्सचर को जाता है। नाउ नेम द प्यूरिन एंड पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेसिस फाउंड इन डीएनए। आप सबको बता दूं, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो 4 होते हैं, ए, टी, जी और सी। लेकिन इनको समझने के लिए 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नेम द प्यूरिन एंड पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेसिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन बेसिस यानी कि नाइट्रोजन क्षारक, राइट, वो 2 तरीके के होते हैं, है ना, याद रखना 2 तरीके के होते हैं। एक जो होता है वो तो होते हैं प्यूरिन्स, और दूसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं, पिरिमिडीन्स होते हैं। तो नेम द प्यूरिन एंड पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेसिस फाउंड इन डीएनए। डीएनए के अंदर कौन से प्यूरिन होते हैं, तो याद रखना ए और जी, ये ए और ये जी, ये तो प्यूरिन है, और टी और सी ये क्या चीज़ है, पिरिमिडीन से। तो ए फॉर एडिनिन, जी फॉर ग्वेनिन, यहाँ पर टी फॉर थाइमिन, और सी फॉर साइटोसिन, ठीक है। तो ये तो पिरिमिडीन हो गए, और ये कैसे हो गए, प्यूरिन हो गए। अच्छा, प्यूरिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर डाइसाइक्लिक होते हैं। डाइसाइक्लिक मतलब 2 रिंग्स होती है, इनके अंदर 2 रिंग होती है। डाइसाइक्लिक का मतलब होता है इनका स्ट्रक्चर देखोगे कभी तो 2 रिंग वाला होता है। और ये जो पिरिमिडीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनोसाइक्लिक होते हैं। मोनोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, सिंगल रिंग होती है इनके अंदर, सिंगल रिंग। क्लियर, इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखना। नाउ लेंथ ऑफ 1 हेलिकल टर्न ऑफ बी डीएनए। एक बात तो क्लियर कर दूँ, बी डीएनए की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी, वॉटसन एंड क्रिक ने। जो नॉर्मल डीएनए होता है, नॉर्मल डीएनए, उसको हम बी डीएनए ही कहते हैं, है ना। वॉटसन क्रिक ने जो डिस्कवर किया था। तो लेंथ ऑफ 1 हेलिकल टर्न ऑफ बी डीएनए, 1 हेलिकल टर्न का मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए। 1 हेलिकल टर्न का मतलब है ये, दिस इज 1 हेलिकल टर्न, यहाँ से यहाँ तक ये 1 हेलिकल टर्न है। तो बी डीएनए में केवल बी डीएनए की बात हो रही, जेड डीएनए में अलग होगा, ए डीएनए में अलग होगा, सी डीएनए में अलग होगा, डी में अलग होगा। तो लेंथ ऑफ 1 हेलिकल टर्न ऑफ बी डीएनए बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल डीएनए। तो 1 हेलिकल टर्न की जो लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है ना। और इसके अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो 1 हेलिकल टर्न की जो, ये 1 हेलिकल टर्न है, ये एक ट्विस्ट जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये 1 हेलिकल टर्न की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर? नाउ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आखिर बिल्डिंग ब्लॉक्स डीएनए किसका बना है, डीएनए किसका बना है। तो डीएनए बना होता है, ऑलवेज रिमेंबर, न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का। आंसर क्या है, डीएनए किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड खुद किसका बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड बना होता है नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ऐसे जैसे ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, टी डबल बॉन्ड ए, है ना, सी ट्रिपल बॉन्ड जी। मान लो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर बताया, राइट, ऐसे होता है ना डीएनए की दोनों चेन्स। ये डीएनए की 2 चेन्स मैंने बनाई है, ये देख रहे हो। तो यहाँ पर क्या सीखा आपने, यहाँ पर ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर ये देखो, ये नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये देखो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। तो ये सब न्यूक्लियोटाइड हुए कि नहीं हुए,
ये क्या है भैया, ये न्यूक्लियोटाइड ही तो है, ये सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो डीएनए किसका बना हुआ आप देखो ना, पूरा न्यूक्लियोटाइड से तो बना है। ये रहा नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, तो न्यूक्लियोटाइड ही तो मिल रहे हैं। ये देखो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, तो ये सब न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज यूज्ड टू अनवाइंड द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए के 2 हेलिक्स को खोलने वाला, डीएनए हेलिक्स के 2 रज्जू को खोलने वाला एंजाइम एक्चुअली क्या होता है, ये देखो ऐसे, ये डीएनए ऐसा होता है और डीएनए के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ऐसे, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीक होते हैं। तो इनको खोलने वाला कौन है, इनको खोलेगा कौन, मतलब ये डीएनए ऐसे खुल जाता है ना, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स खुल जाते हैं। तो नेम द एंजाइम विच इज यूज्ड टू अनवाइंड द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए, डीएनए हेलिक्स के 2 रज्जू को खोलने वाला एंजाइम। तो खोलने वाला एंजाइम कौन सा, हमेशा याद रखना, हेलिकेज। कौन सा भैया, हेलिकेज। अनवाइंडिंग एंजाइम भी कहते हैं इसको, है ना, अनवाइंडिंग, अनवाइंडेज भी कह सकते हो, अनवाइंडेज, हेलिकेज। तो बस ये डीएनए है तो इसके ऊपर हेलिकेज ने एक्शन किया, हेलिकेज एक्शन करेगा तो ये डीएनए क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स खुल गए। तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करने वाला एंजाइम कौन है, हेलिकेज है। एक्चुअली ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देता है, ये निशानी है इसकी। हेलिकेज क्या कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहता है, वेरी सिंपल, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहता है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से फिर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। बस यही सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मतलब फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज यूनिडायरेक्शनल, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन is unidirectional. Flow of genetic information is unidirectional. डीएनए से आरएनए का बनना, मतलब डीएनए से आरएनए का बनना बोले तो ट्रांसक्रिप्शन, सुना है, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना ये क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन, अनुवाद। और ये डीएनए से डीएनए भी बनता है ना, वो होता है रेप्लिकेशन। तो ये जो सेंट्रल डोग्मा के बारे में क्रिक ने बताया था कि फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो यूनिडायरेक्शन होती है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। क्लियर। तो दिस इज सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी गिवन बाय क्रिक। इन प्यूरिन नाइट्रोजन इज फाउंड एट विच पोजीशन। आपको मैं बता दूं, जो प्यूरिन होते हैं वो डबल रिंग्ड होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर्ड होते हैं, मतलब डाई साइक्लिक होते हैं, ऐसे होते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना प्यूरिन का स्ट्रक्चर समझाने के लिए आप लोगों को, राइट। जरा देखिएगा, राइट, ये देख रहे हो, यहाँ पर यदि आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे सिंपल, तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन है, केवल नाइट्रोजन बना रहा हूँ, ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, और बाकी सब जगह पे क्या है, कार्बन है। यहाँ पर सब पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। आर यू गेटिंग? मतलब आप देखो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये चीज़, ये क्या चीज़ है, ये तो पिरिमिडीन रिंग है। भले ही आप पढ़ रहे हो क्या चीज़, प्यूरिन, लेकिन होती है पिरिमिडीन रिंग ही है। प्यूरिन में भी एक रिंग तो पिरिमिडीन रिंग की होती है और एक इमिडाजोल रिंग होती है, इमिडाजोल रिंग। तो इसके ऊपर यदि आप नंबरिंग करोगे तो क्या देखोगे, नंबरिंग करने पे क्या पाओगे, नंबरिंग कहाँ से कर रहे हो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो प्यूरिन, इन प्यूरिन, ये प्यूरिन बनाया है ना, नाइट्रोजन इज फाउंड एट विच पोजीशन। तो नाइट्रोजन कहाँ पर है, तो आंसर क्या करेंगे,
तो नाइट्रोजन फाउंड एट, आप ही देख लो, नाइट्रोजन फाउंड एट फर्स्ट थर्ड, सामने दिख रहा है, फर्स्ट थर्ड 7th एंड 9th पोजीशन। ठीक है भैया, फर्स्ट थर्ड 7th एंड 9th पोजीशन के ऊपर प्यूरीन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन, भूलना नहीं, 1 3 7 9। ठीक है भैया, याद रखना। नेम द शुगर फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए। आपसे पूछा है कि डीएनए और आरएनए के अंदर शुगर कौन सी होती है। तो डीएनए के अंदर भैया जो शुगर होती है, डीएनए के अंदर जो शुगर होती है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर। और आरएनए के अंदर जो शुगर होती है उसको बोलते हैं राइबोज शुगर। क्या बोलते हैं, राइबोज शुगर। दोनों में एक कॉमन चीज़ ये है कि दोनों ही 5 कार्बन होती है ना। मतलब 5 कार्बन का मतलब क्या है, बोथ आर पेंटोज शुगर्स, बोथ आर पेंटोज शुगर। पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाली, बोथ आर पेंटोज शुगर। याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं। पेंटोज शुगर। नेम द शुगर फाउंड इन डीएनए आरएनए। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए के अंदर राइबोज शुगर। हु गेव द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। देखिए, एक बहुत फेमस आनुवंशिक पदार्थ की जब खोज हो रही थी, जब इस बात की खोज हो रही थी कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है या प्रोटीन है या आरएनए है, इस तरीके की जब खोजें चल रही थी, तो एक वैज्ञानिक था जिन्होंने रूपांतरण सिद्धांत दिया। उस रूपांतरण सिद्धांत में ये बताया गया था कि किस तरीके से एक बैक्टीरिया अपना फिजिकल फॉर्म चेंज कर देता है। आप वहाँ पर देखोगे, आपने रूपांतरण प्रयोग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ा हो 12th क्लास के एनसीईआरटी में, तो वहाँ पर बता रखा है कि किस तरीके से एक बैक्टीरिया अपना फिजिकल फॉर्म बदल देता है। यानी कि किस तरीके से आर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, याद है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अंदर आर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया जो था वो चेंज हो जाता है कि इसके अंदर एस फॉर्म के अंदर। आर गेटिंग, आर फॉर्म यानी कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया चेंज इनटू एस फॉर्म। खैर, अभी मैं पूरा रूपांतरण प्रयोग तो डिटेल में पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन रूपांतरण प्रयोग इस बात को सिद्ध करने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है, वो किसने किया था, तो ही वाज एफ ग्रिफिथ। ग्रिफिथ फेमस थे, है ना, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ये साइंटिस्ट यहाँ पर फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे, उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। ऑलराइट, नाउ हु प्रपोज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अरे भैया, इनको तो, इनकी शक्लें तो बहुत अच्छी तरीके से याद रखी लो, बहुत महान वैज्ञानिक है। जितने सिंपल सरल दिख रहे हैं, है ना, उतना ही काम इन्होंने बहुत भारी भरकम किया है। ये दोस्तों, ये फोटोग्राफ है जिनको, जिस स्ट्रक्चर को आप पढ़ रहे हो आज की क्लास के अंदर, या जब भी आप कोई डीएनए की सर्च करते हो नेट के ऊपर, तो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने खुल जाता है। ये दोनों महान वैज्ञानिक ऐसी विभूतियाँ हैं जिनको कि नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। एंड दे आर, यू ऑल नो, वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक, शायद ये ना होते तो शायद हम अभी डीएनए का ये स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए नहीं पढ़ रहे होते। इन्हीं महान विभूतियों ने, वॉटसन और क्रिक ने क्या दिया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बहुत इस सदी की बहुत बड़ी खोज थी है। ठीक है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना इन्होंने प्रस्तुत की। मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए महत्वपूर्ण एंजाइम आप सब जानते हो। रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है। डीएनए एक टेम्पलेट की तरह काम करता है और इसके ऊपर डीएनए से क्या बनता है, डीएनए। तो मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन कौन है, तो इसको बोलते हैं बेटा डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम, डीएनए निर्भर, डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना क्या नहीं हो सकता है, रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है। ये रेप्लिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। क्लियर। तो ये था दोस्तों आज के क्वेश्चन। मैं रोज़ाना कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए इस विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर नए नए चुनिंदा वीडियोस लेकर आऊँ आने वाले दिनों के अंदर, और बहुत मज़ा आने वाला है। मैं भी बहुत कंटिन्यूटी रखूँगा। हम लोग संडे तक को भी आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं,
बहुत मज़ा आएगा जब पूरी सीरीज़ आपके हाथ में आएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स बहुत सारे जब आपके हाथ में आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, राइट। रोज़ाना आप जब 11 बजे रोज़ आएंगे तो आपको रोज़ाना कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। यही तो लर्निंग होती है, क्लियर। तो यदि आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की PDF नोट्स आपको अवेलेबल हो जाए तो सुपर गुरु ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कीजिए। आपको सुपर गुरु ऐप डाउनलोड करते ही इस तरीके का फॉर्मेट मिलेगा। वहाँ पर ऊपर बार दे रखे हैं, उन बार के ऊपर क्लिक करें, स्टूडेंट सेक्शन ऐसा खुलेगा, उसके अंदर स्टडी मटेरियल सेक्शन है, उसके अंदर आपको PDF नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे ताकि आपके पास में हमेशा वो रहे, ताकि आप आगे से आगे स्टडीज़ करते रहें। ऑलराइट, हम बेटा आप लोगों के लिए दिन रात काम करते हैं, हम आपके लिए अच्छा कंटेंट, अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं ये, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आपसे हमें कितनी ताकत मिलती है। जितनी आपसे हमें ताकत मिलेगी हम बहुत ताकत के साथ में, डबल दुगनी ताकत के साथ में हम लोग काम करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को बहुत सारा शेयर करना है। ऑलराइट, और PDF डाउनलोड्स के लिए सुपर गुरु ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।